हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। यानी कि जब हम भाषा को अधिग्रहण करते हैं, भाषा का अधिगम करते हैं, भाषा को सीखते हैं, तब उसमें व्याकरण की क्या भूमिका होती है, ग्रामर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जाना था भाषा को सीखने के कौशल, लेकिन अब हम जानेंगे कि भाषा में व्याकरण की क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है ग्रामर की लैंग्वेज में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना था भाषा क्या है, यानी कि विचारों को आदान प्रदान करने का जो साधन है वही भाषा है। अब भाषा में सुधार करने का काम कौन करेगा? व्याकरण करेगी। जो भाषा हमने सीखी उसमें सुधार करने का काम कौन करेगा? व्याकरण। जैसे मैं आपसे अगर कहूं कि राम आया, उसने खाया भोजन और सो गया, ठीक है, या फिर मैं ये कहूं राम आया, सो गया, उसने भोजन खाया, है ना। इस तरीके से कोई वाक्य को कहें, यानी कि इधर उधर करके चीजों को हम बोलें तो वह चीजें शुद्ध नहीं होंगी, और इसको शुद्ध करने का काम कौन करेगा? व्याकरण करेगा। हम विचारों को व्यक्त करते हैं भाषा के थ्रू, लेकिन उसमें शुद्धता का काम कौन करेगा? व्याकरण करेगी, इसमें ग्रामर करेगी। ठीक है, आप सबसे पहले ये जानेंगे भाषा एवं व्याकरण है क्या। तो भाषा और व्याकरण के संदर्भ में मैंने जैसे अभी आपको बताया कि विचारों को आदान प्रदान किया। आपके मन में कोई विचार आए, मेरे मन में कोई विचार आए, ठीक है, ये आपके विचार हुए, ये वाले, और ये मेरे विचार हुए, तो इन दोनों को आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होगी? भाषा के माध्यम से, लैंग्वेज के थ्रू होगी। और उसमें फिर सुधार करने का काम कौन करेगा? व्याकरण करेगा। जैसे आप किसी भी चीज को उलट पुलट कर बोलते हैं, शुद्ध वर्तनी नहीं करते, शुद्ध उच्चारण नहीं करते, शुद्ध ध्वनियों का प्रयोग नहीं करते, किसी तरीके से कोई सिस्टम से कोई वाक्य को नहीं लिखते, या फिर कोई स्वराघात बलाघात का ध्यान नहीं रखते, और इन सब चीजों को आपको सिस्टम से करने का काम कौन करेगा? व्याकरण करेगा, सिस्टम से चीजों को सिखाने का काम। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं कि किसने व्याकरण को क्या माना है। तो अकॉर्डिंग टू पतंजलि, तो पतंजलि ने क्या कहा है कि शब्दानुशासन है, यानी कि जो व्याकरण है वो क्या है? भाषा का शब्द अनुशासन है, यानी कि शब्दों को अनुशासन में रखने का काम कौन करेगी? व्याकरण करेगी। ये शब्द किसने कहे? पतंजलि ने कहे। पतंजलि ने एक महान ग्रंथ लिखा, कौन सा? महाभाष्य। महाभाष्य में पतंजलि ने अपने महाभाष्य में ये बात कही कि जो भाषा है, भाषा को शब्दानुशासन करने का काम करती है कौन? व्याकरण। अभी नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्वीट। तो स्वीट महोदय ने क्या कहा? स्वीट महोदय ने कहा भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण और भाषा का शरीर होती है व्याकरण। व्याकरण को क्या कहा है स्वीट ने? तो स्वीट जी कहते हैं कि भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण और भाषा का शरीर होती है व्याकरण। ठीक है, ग्रामर। नेक्स्ट है जैगर के अकॉर्डिंग। तो जैगर ने क्या कहा? भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या, यानी कि भाषा के संदर्भ में जो नियम होते हैं उनकी व्याख्या करने का काम कौन करेगी? ग्रामर करेगी। तो ये 3 डेफिनेशन हैं, इनमें से हो सकता है कि आपसे कोई एक पूछ ली जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत सारी आपको रट्टा लगवा दो, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही चीज आपको कराई जाएगी पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम कम होता है, इतना टाइम नहीं होता कि आप बहुत सारी चीजें, फालतू की चीजें इधर उधर की पढ़ते रहें। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और थोड़ी बहुत इधर की एक्स्ट्रा जानकारी भी रखनी है, क्योंकि ये सीटेट है, यहाँ पर आपके जो मेंटल एबिलिटी है उसको चेक करने का काम करती है। अभी देखेंगे हम व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। तो जो व्याकरण शिक्षण है, यानी कि ग्रामर का जो आप शिक्षण कराते हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए पॉइंट्स में चीजों को लेकर आई हूँ जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो छात्रों को शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने और शुद्ध सुनने की प्रेरणा देती है कौन? व्याकरण। देखिए मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया कि जैसे राम आया, या मैं ये कहूँ राम खाना खाया और आया, फिर मैं कहूँ सो गया, तो क्या ये वाक्य शुद्ध लग रहा है? तो बोलने की दृष्टि से भी शुद्ध नहीं है। अगर मैं इसे लिखूंगी लिखने की दृष्टि से भी शुद्ध नहीं है, और अगर इसे कोई पढ़ेगा तो भी शुद्ध नहीं लगेगा पढ़ने की दृष्टि से, और सुनने की दृष्टि से तो है ही नहीं। तो छात्रों को शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने और शुद्ध सुनने की प्रेरणा देती है व्याकरण। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। तो भाषा का शुद्ध प्रयोग करना भी हमें कौन सिखाता है? शिक्षक। जब एक स्टूडेंट को छोटे क्लास के लेवल में तो व्याकरण को इतना महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि मातृभाषा को
वरीयता दी जाती है, लेकिन मातृभाषा की भी अपनी एक व्याकरण होती है। ठीक है, तो शुद्ध भाषा का प्रयोग करना आप किसके थ्रू सिखाएंगे? व्याकरण के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, रचना और सृजनात्मकता। तो बच्चों में रचना और सृजनात्मकता का विकास किसके थ्रू किया जाएगा? व्याकरण के थ्रू। आपने व्याकरण का कोई नियम बताया तो बच्चा आगे खुद से अपना नियम बनाने का प्रयास करेगा, उनमें क्रिएटिविटी आएगी, सृजनात्मकता आएगी व्याकरण के माध्यम से। ध्वनियों में अंतर, लेकिन आपको यहाँ ये नहीं भूलना है कि व्याकरण बाद में आया था, पहले किसका विकास हुआ? भाषा का। पहले विकास हुआ भाषा का, फिर व्याकरण। पहले क्या है? मेन वरीयता है भाषा और फिर है व्याकरण। आगे है ध्वनियों में अंतर। तो व्याकरण के माध्यम से ही आप, हम या छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाने जाएंगे, उनको जो ध्वनियों में अंतर करना आप सिखाएंगे वो भी व्याकरण के माध्यम से, क्योंकि सभी का उच्चारण स्थान अलग है। जैसे कि मैं बात करूं सा और सा, ये 3 सा होते हैं। ठीक है, तो इनका व्याकरण की दृष्टि से अलग अलग स्थान है, यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, शुद्ध उच्चारण, तो हमें पता लगता है कि ये कौन सा सा है। ठीक है, ये कौन सा सा है और ये कौन सा सा है। तो इस तरीके से जो है ध्वनियों में अंतर करने का काम किसके थ्रू होगा? व्याकरण के थ्रू। शुद्ध वर्तनी, हम वर्तनी जो करते हैं वो शुद्ध किसके थ्रू होगी? व्याकरण के थ्रू। जैसे कि कालिदास बोलते हैं इस तरीके से, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। अगर हम कालिदास को शुद्ध करेंगे तो किस तरीके से होगा? इस तरीके से होता है कालिदास। ठीक है, तो ये कालिदास शुद्ध होंगे और वो कालिदास आपके अशुद्ध होंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखने, इनके शुद्ध नियमों को जानने और शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करने का कौन है कारण? व्याकरण। आगे है पॉइंट, वाक्य रचना के नियम। तो जो वाक्यों की रचना करते हैं उनके नियम कौन बताता है? व्याकरण। जैसे कि हमने कोई वाक्य की रचना की, यहां मैंने लिख दिया सीमा दीपा, है ना, साथ गई के। तो देखिए ये मैंने वाक्य लिखा है, दीपा सीमा साथ गई के। ठीक है, तो क्या ये शुद्ध है? तो वाक्य रचना के नियम जो होते हैं उनको भी बताती है कि यहाँ पर दीपा सीमा के पहले आएगा, साथ गई बाद में आएगा। तो जो हमारे वाक्य होते हैं उनकी रचना के नियम भी किसके द्वारा बताए जाते हैं? बच्चों को व्याकरण के माध्यम से ही बताए जाते हैं, ग्रामर के अकॉर्डिंग ही बताए जाते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, तो आप इसे बच्चों को अगर कहेंगे कि बेटे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो बच्चों को आप बताएंगे कि नियम क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? राम है, राम इज अ गुड बॉय। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास जो क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फिर राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। बाकी की चीजें बाद में आएंगी। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि सबसे पहले कर्ता की इंपॉर्टेंस होती है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य रचना के नियमों का पता भी ग्रामर से आप लगाएंगे, बच्चों को शिक्षण में ये उपयोगी सिद्ध होगी ग्रामर। आगे है पॉइंट, विराम चिन्हों का प्रयोग। तो उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना भी आप बच्चों को किसके थ्रू सिखाएंगे? व्याकरण के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर है एक वाक्य लिखती हूं मैं, रोको मत जाने दो। अब देखिए ये है रोको मत जाने दो। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी को रोको मत जाने दो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर यहाँ कॉमा लगा दूं, यानी कि जो विराम चिन्ह है ये विराम चिन्हों के अंतर्गत आता है, ये लगा दूं कि रोको मत जाने दो। अगर यहाँ कॉमा लग गया, इसका मतलब है कि यहाँ जोर लगाना है आपको, बलाघात लगाना कि रोको किसी व्यक्ति को, अगर वह जा रहा है तो उसको रोको मत जाने दो। क्या मतलब हुआ? कि उसको रोको मत जाने दो। अगर इसको हटा देते हैं विराम को, तो इसका मतलब होता है रोको मत, यहाँ आगे लगा देती हूँ रोको मत, यानी कि किसी को रोको मत जाने दो। और अगर यहाँ लग गया था जैसे मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब है रोको मत जाने दो। तो विराम चिन्हों से जो है अर्थ में अंतर आ जाता है। तो आप विराम चिन्हों का प्रयोग करना भी किसके थ्रू सीखेंगे? व्याकरण के थ्रू सीखेंगे। और आप बच्चों को सिखाएंगे तो भी व्याकरण के नियम और विराम चिन्हों का प्रयोग करके उनको शुद्ध वर्तनी, उनकी शुद्ध जो है लिखने, बोलने, पढ़ने और सुनने की क्षमता का विकास करेंगे। अगला पॉइंट है लोकोक्ति, मुहावरों का अर्थ निकालना। तो जैसे लोकोक्तियां हैं, लोकोक्तियां क्या होती हैं कि जो प्राचीन समय में
पहले लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, लोकोक्ति मतलब लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, जो लोगों ने पहले प्राचीन समय में जो बुजुर्ग हुए, पूर्वज हुए, उन्होंने जो उक्तियां कह दी, जो अपने मुंह से बोल दिया, वो आज के समय में अगर बिल्कुल सिद्ध साबित होती हैं, सटीक साबित होती हैं, तो वही लोकोक्ति हैं, यानी कि लोगों के द्वारा कही गई उक्ति। और लोकोक्ति और मुहावरे के जो अर्थ होते हैं उनको बच्चा किसके माध्यम से निकालेगा? व्याकरण के माध्यम से निकालेगा। तो यदि आप शिक्षण कार्य करा रहे हैं तो शिक्षण में क्या उद्देश्य है इसका? लोकोक्ति और मुहावरों का अर्थ निकालने का। आगे है स्वराघात बलाघात के अनुसार अर्थ रचना। जैसे कि मैंने आपको बताया इसी एग्जाम्पल में, यहाँ पर देखिए स्वराघात और बलाघात से भी हो जाता है रोको। अगर आप रोको पर प्रेशर लगाएंगे, जैसे रोको फिर कहेंगे मत जाने दो, तो इसका मतलब है अगर आपने रोको पर अगर बल लगाकर कहा है कि रोको मत जाने दो, तो इसका अर्थ बदल जाएगा, अर्थ रचना अलग हो जाएगी। और अगर आप कह देते हैं रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर स्वराघात और बलाघात लगने के अनुसार भी अर्थ रचना में परिवर्तन हो जाता है। आगे है पॉइंट नवीन भाषा को सीखने में मदद। तो जो नई लैंग्वेज होती है उसको सीखने में भी व्याकरण हमारी हेल्प करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे व्याकरण शिक्षण में उद्देश्य। ठीक है, अब बात करेंगे व्याकरण की शिक्षण विधियों की। तो व्याकरण की कुछ शिक्षण विधियां हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनको मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इन 2, 3, 4 विधियों से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हीं को मैं आपके लिए पकड़ के यहाँ पर ले आई हूँ। क्योंकि एग्जाम पास है और आपके पास में एग्जामों की कमी नहीं है, और आप अगर ये सोचें कि हम तैयारी कैसे करें, कोई भी एग्जाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहाने अगर लगाने हैं आपको, तो आपके सपने पिछड़ जाएंगे। और अगर आपको अपने सपनों पर जीत पानी है, अपने सपने साकार करने हैं, तो बहानों को बंद करें और पढ़ाई शुरू करें। क्योंकि रीट का पेपर भी बहुत जल्दी होगा आपका। जो लोग रीट का पेपर देना चाहते हैं वो भी तैयारी में जुट जाएं। सी-टेट का पेपर भी आपका जल्दी होगा। जो लोग सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी को बिल्कुल कायम रखें। भले ही आप धीरे धीरे करें, कछुआ चाल से करें, लेकिन अपनी तैयारी को करते रहें, गैप ना लगाएं, क्योंकि गैप आपके लिए बहुत बड़ा दुखद कारण सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी, पॉइंट पर आते हैं अपने पर, व्याकरण की शिक्षण विधियां। तो देखिए इसमें विधियां हैं निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोग विधि और खेल विधि। ये 4 विधियां इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और मुझे आपके साथ में एक मेरी आपके लिए खुशी की इंफॉर्मेशन है। आज मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि हमने 300 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं, और ये सब आप लोगों की हेल्प से हुआ है, आपके सपोर्ट से हुआ है। आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ में पूरा है, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ऐसे ही आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहें। आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे, अभी हो सकता है कि शिक्षण में बहुत सारी कमियां हो, और वैसे भी ऐसा इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण हो, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है कंप्लीट, कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि हम विकास में हम पढ़ चुके हैं। जब हमने चाइल्ड डेवलपमेंट में विकास के बारे में डिस्कस किया था, तो विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। तो हम जन्म से मृत्यु तक सीखते हैं और चीजों में सुधार होता रहता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चीजों का एक्सपीरियंस भी होता जाता है। तो सभी चीजें होंगी, बस मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें। एक्सपर्ट ओपिनियन आपके साथ है हमेशा। और उन लोगों के लिए एक उनके विपक्ष में भी हो सकता है जो शिक्षा को बेचकर शिक्षा को व्यवसाय बनाने का काम करते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन पर आपके लिए शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है, बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी PDF फाइल, सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो आप बने रहें। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत बड़ी खुशी दी है हमें, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी मैं। और ऐसे ही आप लोग हमारी हेल्प करते रहें, आपके सपोर्ट से ही सब कुछ पॉसिबल होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। व्याकरण शिक्षण की विधियों में निगमन विधि के बारे में डिस्कस करते हैं। तो निगमन विधि क्या है? निगमन विधि का मतलब सीधा सीधा नी से आप ध्यान रखेंगे, नी से निगमन और नी से नियम। ये आप ट्रिक ध्यान रखेंगे। जब आपको पता होगा कि निगमन में क्या होता है, नियम बताए जाते हैं, तो आगमन आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगी। तो पहले मैं बात करूंगी निगमन विधि की। तो देखिए प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन समय में जो गुरु होते थे, गुरुकुलों में शिक्षा देने का काम किया जाता था और व्याख्यान विधि प्रचलित थी। यानी कि गुरु जो मौखिक रूप से, मौखिक विधि व्याख्यान विधि प्रचलित थी। मौखिक रूप से जो व्याख्यान करते थे, जिन शास्त्रों के बारे में, जिन नियम्स के बारे में जो नियम बता दिए जाते थे, उनको ही जो छात्र थे, शिष्य जो थे गुरुओं के, वो रट्टा लगा लेते थे, रट लेते थे। तो ये प्राचीन समय में बहुत प्रचलित थी निगमन विधि। लेकिन आज के समय में
आज की शिक्षा जो है वो किस पर केंद्रित है? बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित है, बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर केंद्रित है। बच्चे को केंद्र मानकर शिक्षण कार्य कराया जाता है। एनसीएफ 2005 भी यही बात कहता है। तो अब जो है निगमन विधि का यूज कम होता है। तो पहले इसमें क्या होता था, नियम बताए जाते थे, फिर बच्चा आराम से इसको रटता रहता था। इसका सीटेट के लिए वैसे इतना खास यूज नहीं है। सीटेट में आपके लिए नेगेटिव पॉइंट रहेगा अगर आपसे रट्टा लगाने की बात होगी या फिर शुरू में ही नियम बता दिए जाएंगे। जैसे कि मैं आपके लिए एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए हैं, इसलिए मैं आपके लिए वही एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको इजी रहता है समझने में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप क्लास के अंदर गए, आपने इंग्लिश में बच्चों को नाउन पढ़ाना है, यानी कि नाउन की डेफिनेशन। तो आपने क्या किया, क्लास में जाते ही बच्चों से कह दिया कि बेटा मैंने देखिए नाउन की डेफिनेशन लिख दी, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, जो भी आपने लिखा। अब आपने बच्चों से कह दिया बेटा इसको आप याद कर लीजिए। तो ये क्या हो गई, निगमन विधि हो गई, रट्टा लगवा दिया आपने, पहले ही उसको परिभाषाएं दे दी और बेटा आराम से रट्टा लगाता रहे, रटता रहे चीजों को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहले ही नियम बता दिए जाते हैं और फिर बच्चा आराम से उनको रटता रहता है, नियमों को समझता रहता है, उनको याद करता रहता है। ठीक है, और अब बात करेंगे हम आगमन विधि की। तो इसका इतना खास यूज नहीं है। यूज है आगमन विधि का मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपसे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो या आपकी साइकोलॉजी पेडागोजी हो या फिर आपकी मैथ्स पेडागोजी हो, कहीं से भी ईवीएस में भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और संस्कृत में भी, अगर आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को लेते हैं, संस्कृत का चुनाव करते हैं, तो भी आपका आगमन विधि से क्वेश्चन बन जाता है। और इंग्लिश में भी यहाँ से क्वेश्चन पेडागोजी में बनता है। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो ये पेडागोजी है ये आपके लिए सभी जो है सब्जेक्ट हैं सभी में इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे आगमन विधि की। आगमन, अब हमने निगमन से जाना, नी से नियम और नी से निगमन। तो अब आगमन में क्या होगा, आगमन में उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे और इसके 4 संदर्भ हैं। पहले उदाहरण, फिर निरीक्षण, फिर सामान्यीकरण और फिर परीक्षण। इनको भी मैं आपको समझाऊंगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आगमन विधि जो है ये किस तरीके से होती है। तो देखिए आगमन में क्या होता है, जैसे आप क्लास के अंदर गए, आपने नाउन की परिभाषा बता दी, बच्चे ने क्या किया, उसको रटना शुरू किया, नाउन इज द नेम, बच्चा रटेगा। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, बुक रख लेंगे सामने, नाउन इज द नेम, फिर आंखों को बंद करेंगे, नाउन इज द नेम, फिर कम से कम 10 बार आगे की चीज को रिपीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से वो याद करते रहते हैं परिभाषाओं को। तो ये हो गई निगमन विधि। अब आगमन विधि में क्या होता है, जैसे आप क्लास में गए, आपने कहा बच्चों आज हम आपको नाउन पढ़ाएंगे, और आपने जाते ही क्या कहा, बेटा देखो ये है बॉल, ये क्या है, नाउन है, ये एक नाम है राम, ये क्या है, नाउन है। जैसे ट्री है, ये क्या है, नाउन है। जैसे कि बैट है, ये क्या है, नाउन है। जैसे आगरा है, ये क्या है, नाउन है, ये एक स्थान है, नाउन है। तो आपने बताया कि बेटा जैसे कोई स्थान होता है, कोई व्यक्ति का नाम होता है, कोई वस्तु का नाम होता है, वो सारी चीजें नाउन होती हैं, या फिर जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ क्या है, नाउन है। तो आपने बहुत सारे बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए, बहुत सारे तरीकों से समझाने का प्रयास किया। उसके बाद में आप एक नियम की तरफ गए पर्टिकुलर। पहले आपने एग्जाम्पल दिए, फिर उनका आपने निरीक्षण किया कि बच्चों ने कितना सीखा, फिर उसके बाद तब आपने उनको नियम का रूप दिया और फिर उनका आपने परीक्षण किया। इसके 4 यहाँ पर मैं आपके लिए संदर्भ लेकर आई हूँ, यानी कि 4 चरण हैं इसके आगमन विधि के। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से 4 चरण हैं, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो इसका पहला है उदाहरण, फिर निरीक्षण, फिर सामान्यीकरण और फिर परीक्षण। वही बात, यानी कि पहले आपने उदाहरण दिए कि बेटा बॉल है, बेटा राम है, बेटा ट्री है, बेटा बैट है, बेटा आगरा है, बेटा मथुरा है, बेटा दिल्ली है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। एग्जाम्पल्स देने के बाद आप निरीक्षण करेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा। बच्चा खुद से प्रयास करेगा। अगर आप उनको 4 चीजें बताएंगे तो 4 अपनी तरफ से बनाने का प्रयास करेगा कि सर ने अगर बैट बता दिया तो बॉल भी एक नाउन होगी, सर ने अगर पेन बता दिया तो पेंसिल भी एक नाउन होगी, सर ने अगर आगरा बता दिया तो मथुरा भी नाउन होगा, सर ने कानपुर बता दिया तो लखनऊ भी नाउन होगा। तो खुद से बच्चा सीखने का प्रयास करेगा। तो आप उनका निरीक्षण करेंगे कि उन्होंने कितना सीखा। जब आपको लगेगा कि बच्चों ने बहुत कुछ सीख लिया तो आप क्या करेंगे, उनको एक नियम का रूप दे देंगे कि बेटा जैसे मैं आपको परिभाषा बताऊं, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि इसमें किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी वस्तु का नाम जहां पर होगा वही नाउन होगा, वही संज्ञा होगी। तो सामान्यीकरण कर देंगे, एक नियम बना देंगे और फिर आप परीक्षण करेंगे, उसको सत्यापित करेंगे बच्चों के सामने। ठीक है, तो ये इसके 4 चरण थे। निगमन विधि के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट के लिए, आपके यूपी टेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
आगे बात करेंगे प्रयोग विधि की। प्रयोग विधि में क्या होता है कि बच्चे को आप बहुत सारे अवसर देंगे प्रयोग करने के, वाक्य रचना करने के, चीजों को खुद से अपने प्रयोग में लेने के, जो उसका दैनिक जीवन है उसमें ग्रामर के रूल्स उसको प्रयोग करने के लिए देंगे। खेल विधि, खेल विधि बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट सरल और सरस है कि बच्चों को खेल खेल में आप जो है व्याकरण का ज्ञान कराएंगे। कि जैसे आप खिला रहे हैं, एक तरफ लड़कियां हैं एक तरफ लड़के हैं, तो वहां पर आप लिंग की जानकारी बच्चे को दे सकते हैं, क्रिया की जानकारी दे सकते हैं कि बेटे जैसे आप जंप कर रहे हैं तो ये क्रिया है, ठीक है। तो जैसे खेल खेल में बहुत सारे तरीकों से आप बच्चों को ग्रामर सिखा सकते हैं रोचक बनाकर। तो ये विधियां थी कुछ व्याकरण की शिक्षण विधियां, निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोग विधि, खेल विधि। तो फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किया भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका के बारे में, भाषा और व्याकरण के बारे में चर्चा की, कुछ डेफिनेशंस के बारे में चर्चा की, फिर उसके बाद व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य के बारे में चर्चा की और व्याकरण की शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा की। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताएंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपकी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और फ्रेंड्स मैं आपसे कहती हूँ ये आपका काम है, आप कर दिया करें, लाइक करने का, एक लाइक जरूर किया करें, शेयर करने का काम किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सकेगी, और हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों की हेल्प कर सकें। निस्वार्थ भाव से हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, उसमें आप हमारा सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी देने का प्रयास करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे, गुड डे।